बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने इसके फर्स्ट 30 MCQs अब तक सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQs नंबर 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 31 पे हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विद साइड्स। हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन हैं। ए वेक्टर है 6i - 2j, बी वेक्टर है j + 2k और सी वेक्टर है i + j + k। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। पहली ऑप्शन है 3 क्यूबिक यूनिट्स, दूसरी ऑप्शन 10 क्यूबिक यूनिट्स, तीसरी ऑप्शन है 15 क्यूबिक यूनिट्स और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है 20 क्यूबिक यूनिट्स। MCQs को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पैरेललोपिड क्या होती है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में, जो कि आप जानते हैं एक 6 साइडेड फिगर होती है, 3 डायमेंशनल। उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा क्यूब। ये है जी क्यूब की शक्ल। ये चूँकि 6 साइडेड फिगर होती है और इसकी जो हर साइड है वो एक स्क्वायर की शक्ल की होती है। ये जो है ये एक स्क्वायर होगा, मतलब इसकी जो 6 की 6 साइड्स हैं ये स्क्वायर की शक्ल की होंगी। इसमें अगर आप एक रूम की एग्जांपल ले लें, अगर उसकी 4 दीवारें, रूफ और फ्लोर, अगर 6 की 6 जो साइड्स हैं ये अगर एक स्क्वायर की शक्ल की हैं तो आप उसको क्यूब का नाम देते हैं। सिमिलरली ये जो डाइस है, लूडो का दाना, ये भी आप जानते हैं क्यूब की फॉर्म में होता है। तो जैसा क्यूब में हर साइड स्क्वायर होती है, अगर हर साइड पैरेललोग्राम बन जाए तो फिर उस फिगर को हम पैरेललोपिड कहते हैं। अब पैरेललोग्राम भी आप जानते हैं, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। तो अगर जैसे क्यूब में हर साइड चूँकि स्क्वायर होती है तो हम उसको क्यूब का नाम देते हैं। अगर हर साइड पैरेललोग्राम बन जाएगी तो फिर हम उस फिगर को पैरेललोपिड कहेंगे। अब इसमें हमारे पास हमने वॉल्यूम फाइंड करना है पैरेललोपिड का, जबकि हमारे पास उसकी 3 साइड्स गिवन हैं, A, B और C, ये वेक्टर की फॉर्म में है। अब अगर आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फाइंड करना है और आपके पास वेक्टर्स की फॉर्म में उसकी 3 साइड्स गिवन है, तो इस सूरत में हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम का। हमने क्या करना होता है, इन्हीं 3 साइड्स जो ये वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम, और यही आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड होता है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं किस तरह से हम फाइंड करते हैं। पहले ए वेक्टर है, ए के कंपोनेंट्स आएंगे 6 - 2 और के कंपोनेंट चूँकि इसका नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। फिर बी के कंपोनेंट्स i 0 है, j 1, k 2 और फिर आएंगे सी के कंपोनेंट्स 1 1 1। और जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -10। तो चूँकि ये वॉल्यूम है, लेंथ है, तो लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। वॉल्यूम फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो MCQ नंबर 31 था, इसमें हमने पैरेललोपिड का वॉल्यूम फाइंड करना था, जबकि उसकी 3 साइड जो वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन थी, हमने फार्मूला लगा के उसका जो वॉल्यूम फाइंड किया वो आया है 10 क्यूबिक यूनिट्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 31 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 32 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ पार्टिकल of mass m moves in a circle of radius r with constant speed v। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस r है और उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है विच इज़ v। द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़। हमने ये बताना है कि उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी। पहला ऑप्शन है F = mv/r², सेकेंड ऑप्शन F
इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर, थर्ड ऑप्शन एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, और डी नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये एक बात समझ लें कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कल पे मूव करता है, तो उस पे जो फोर्स एक्ट होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अ फोर्स causing uniform circular motion। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। लेट सपोज इसका सेंटर अगर O मैं कहूँ, r रेडियस है, और ये पार्टिकल जिसका मास m है और इसकी स्पीड क्या है? v, ये जो गिवन है हमारे पास, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब हम इसकी जो फोर्स का फार्मूला है वो हम ड्राइव कर लेते हैं बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। वो क्या है आप जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो चूँकि हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इधर लिखूँगा Fc और एक्सेलरेशन को AC कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू वेलोसिटी, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और उसका फार्मूला होता है v स्केयर ओवर r। ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। ये जो AC की वैल्यू है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो Fc इज इक्वल टू m, AC किसके इक्वल है? v स्केयर ओवर r। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और उसका फार्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो MCQ नंबर 32 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 32 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 33 है, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रोड ऑफ लेंथ L इज डैश। हमारे पास एक ऐसा थिन रोड है जिसकी लेंथ L है, हमने उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, और हमारे पास ऑप्शन में गिवन है A ऑप्शन L ओवर R, B ऑप्शन L ओवर 3, C ऑप्शन L ओवर 2 और D ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे मैं एक थिन रोड ले लेता हूँ जिसकी लेंथ L है। लेट्स सपोज ये रोड है और इसकी लेंथ L है। अब चूँकि इसकी लेंथ L है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं, वो इसके सेंटर पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे। लेट्स सपोज ये आपका सेंटर ऑफ मास है। तो टोटल लेंथ चूँकि L है तो जाहिर है फिर अगर ये पॉइंट इसका अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये फिर पॉइंट क्या होगा? L/2 हाफ होगा ना इसका। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर C। अगर इस तरह की हमारे पास फिगर आ गई है, जैसे ये थिन रोड की एग्जांपल है, इसका हम सेंटर ऑफ मास तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ L है। तो चूँकि हमें ये भी पता है कि सेंटर ऑफ मास इस रोड का सेंटर पे लाई करता है, तो फिर इस वजह से हम इसके सेंटर ऑफ मास को क्या कहेंगे? L/2, जो कि MCQ नंबर 33 का C ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सिंपल सा MCQ था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 34 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है। ये दी द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर लैमिना विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इन द अपर हाफ लाइज ऑन। ऑप्शन ए है हमारे पास द ओरिजिन, ऑप्शन बी है x एक्सिस, ऑप्शन सी है y एक्सिस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास एक सेमी सर्कुलर लैमिना का जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये अपर हाफ पे कहाँ पे लाई करेगा? ये आप जानते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है, और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है 0,0 और रेडियस क्या है a। हमने
सेमी सर्कुलर लैमिना का बताना है कि सेंटर ऑफ मास अपर हाफ पे कहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी फिगर बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका सेमी सर्कुलर लैमिना है और इसका रेडियस भी गिवन है। ये अगर सेंटर है और ये आपका फिर रेडियस ए होगा। अब यहाँ पे इस सेमी सर्कुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है ये हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक रिज़ल्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना लाइज एट y इज इक्वल टू 4r/3π। ये हमारे पास फार्मूला है सेंटर ऑफ मास किसका, सेमी सर्कुलर लैमिना को फाइंड करने का। तो इसमें जो r है ये एक्चुअली होता है रेडियस। यहाँ पे रेडियस कितना है a, तो इस पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4a/3π। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपर हाफ पे किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। देखें y की वैल्यू आई है ना, तो फिर ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। या इसका एक दूसरा मेथड भी है फाइंड करने का कि ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है x² + y² इज इक्वल टू a², इसमें आप सबसे पहले y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी a, और इसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी √(a² - x²। अब आप फार्मूला लगा दें सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। फार्मूला होगा 1/2 लिमिट 0 से a, 0 से a इसलिए क्योंकि मैंने जो y 0 पुट किया था ना वो एक्चुअली x की लिमिट फाइंड करने के लिए किया था। तो x की लिमिट a आई है तो 0 to a y² dx डिवाइडेड बाय लिमिट 0 to a y dx। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें y² की वैल्यू तो होगी a² - x², फिर उसको इंटीग्रेट कर दें न्यूमरेटर में, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में y पुट करें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें। इस फार्मूले को सॉल्व करने से भी आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो यही होगी 4a/3π। तो जो कि MCQs को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको इंटीग्रेट करें, तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप ये रिजल्ट याद कर लें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना लाइज एट y इज इक्वल टू 4r/3π। तो यहाँ पे चूँकि रेडियस a था तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 4a/3π। तो फिर हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने ये बताया था कि अपर हाफ पे कहाँ पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो है द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे तो y की वैल्यू 0 होती है और फिर उसके बाद है x एक्सिस, और x एक्सिस पे भी y की वैल्यू 0 होती है। तो फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 34 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड मास M अबाउट डायमीटर। स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस a है और मास M है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1/2 ma², ऑप्शन बी है 1/3 ma², ऑप्शन सी ma² और ऑप्शन डी है 2/5 ma²। अब ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन है, इन्हीं को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर क्या होता है। देखिए हमारे पास दो तरह के स्फीयर होते हैं, एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। ये जो आपके पास फुटबॉल की एग्जांपल है ये एक होलो स्फीयर है क्योंकि अंदर से खाली होता है ना, और अगर इसी फुटबॉल को अंदर आप किसी चीज़ से भर दें, अंदर से खाली ना रहे, तो फिर ये एक सॉलिड स्फीयर बन जाता है। अब इसके बाद ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका फार्मूला होता है हमारे पास डिनोट हम करते हैं इसको I से, और ये इक्वल होता है m × d²। यहाँ पे m है आपका मास
और d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम फाइंड करेंगे? मैस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आ गया। अब ऑप्शंस में सबसे पहला जो फार्मूला गिवन है वो है 1/2 ma²। तो ये एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, क्योंकि डिस्क अगर सॉलिड होगी तो उसकी शेप भी सिलेंडर की तरह की होगी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 1/3 ma²। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है थिन रोड अबाउट एक्सिस थ्रू वन परपेंडिकुलर टू लेंथ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो फार्मूला है वो है ma², विच इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप अबाउट एक्सिस। अब हूप जो है वो एक रिंग की शक्ल में होगा, रिंग की जो शेप है वो हूप की शेप होती है। अब उसके बाद लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 2/5 ma²। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये तो अबाउट डायमीटर है ना। अगर मैं बात करूँगा अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने चारों आपको बता दिए हैं कि ये किस किस चीज़ों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये फिर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में वो इस दफ़ा तो उसने पूछा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसका बेस्ट वे ये है कि आप ये चारों याद कर लें कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप अबाउट एक्सिस है, और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर है। तो फिर इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास उसने सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। तो फिर एमसीक्यूज नंबर 35 जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना था सॉलिड स्फीयर का, जिसका रेडियस r है और उसका मास कैपिटल M है, उसका अबाउट डायमीटर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा 2/5 ma², विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 35 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ ऑफ अ पार्टिकल बी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स, कि अगर एक पार्टिकल के रेडियल और ट्रांसवर्स जो वेलोसिटीज़ हैं वो अगर नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हों तो फिर देन पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज़, तो फिर वो पार्टिकल कौन सा पाथ डिस्क्राइब करेगा, मतलब फिर उस पार्टिकल का लोकस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पे हमारे पास है एलिप्स, ऑप्शन नंबर बी पे है स्पाइरल, ऑप्शन नंबर सी है सर्कल और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। अब ये रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के, ये आप मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इनके फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एज रेडियल and transverse velocities r, रेडियल को हम डिनोट करते हैं VR से, ये होता है r डैश, मतलब r का डेरिवेटिव है, और v थीटा हम डिनोट करते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी को, और वो होती है r थीटा डैश। वैसे तो वहाँ पे हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन के भी डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्टेटमेंट में हमें सिर्फ वेलोसिटी की बात की गई है तो हम फिर यही दोनों यहाँ पे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये गिवन है कि एक पार्टिकल जिसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के वो नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो
कौन सा पाथ डिस्क्राइब करेगा। इधर हमारे पास ऑप्शन में 3 चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे गिवन है वो है एलिप्स। तो हम इन्हीं तीनों को बारी बारी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एलिप्स की, तो एलिप्स के जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, वो कुछ इस तरह से हैं। इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वी आर, वो होता है जी a माइनस बी सी टी साइन 2 थीटा ओवर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। और इसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो है जी 2ct ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें चूँकि हमारे पास पोलर एंगल गिवन होता है, ये जो थीटा है, तो हम वो यूज़ करते हुए वी और वी थीटा फाइंड करते हैं। अब ये जो एलिप्स का रेडियल कंपोनेंट है ये सेम नहीं रहता, इट कंटिन्यूसली चेंजेस। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो रेडियस है वो चेंज होता रहता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आएंगी एट मेजर एक्सिस और एट माइनर एक्सिस, क्योंकि एलिप्स है ना ये, इसमें मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं। तो चूँकि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है रेडियल कंपोनेंट में, तो चूँकि स्टेटमेंट में हमारे पास सिचुएशन ये है कि द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे जो रेडियल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट तो नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है। तो इसलिए फिर जो पार्टिकल है वो एलिप्स तो पाथ नहीं बनाएगा। ये हमारी ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गई। अब हम बात करते हैं स्पाइरल की। स्पाइरल के अंदर इसका जो रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के। तो रेडियल कंपोनेंट है वी आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी थीटा के। और इसमें भी हमारे पास पोलर एंगल गिवन होता है, और यहाँ पे आर हमारा है ई पावर थीटा, और थीटा जो है यहाँ पे भी हमारे पास पोलर एंगल गिवन होगा। तो यहाँ पे जो वी आर बनेगा ये होगा आपका ए ओवर आर, और जो वी थीटा है ये होता है बी ओवर आर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस स्पाइरल का अगर ये हमारे पास गिवन है r इज इक्वल टू ई पावर थीटा, इसका जो रेडियल कंपोनेंट है ये होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और जो इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ये होगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन थी कि रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो पार्टिकल के हैं वो हैं नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। तो ये आप देखें हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये दोनों नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फिर इस वजह से ये पार्टिकल कौन सा पाथ बनाएगा? स्पाइरल। लेकिन हम यहाँ पे सर्कल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल का जो रेडियल पार्ट होता है वेलोसिटी का ये 0 होता है, और वो इस वजह से क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट होता है। तो जबकि स्टेटमेंट में तो हमारे पास ये है कि नॉन जीरो कांस्टेंट्स, तो ये तो 0 आ गया ना। और इसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो होता है आर ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो जो पाथ बनाएगा वो सर्कल भी नहीं हो सकता। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसका रेडियल कंपोनेंट है तो कांस्टेंट लेकिन 0 है, जबकि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन था? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। तो फिर इसलिए ऐसा पार्टिकल जिसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी के वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होंगे तो वो कौन सा पाथ बनाएगा? स्पाइरल। तो फिर एमसीक्यूज नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यूज नंबर 36 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम एमसीक्यूज नंबर 37 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग विद ज़ीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर एक ऐसा पार्टिकल जो ज़ीरो वेलोसिटी और ज़ीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो फिर वो कौन सा पाथ डिस्क्राइब करेगा? पहली ऑप्शन है सर्कल, दूसरी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, तीसरी ऑप्शन है पॉइंट, और चौथे नंबर में हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बातें डिस्कस करेंगे, यही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है?
डिस्टेंस ओवर टाइम, कि अगर आपके पास डिस्टेंस हो और उसको आप टाइम पे डिवाइड कर दें कि वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, तो फिर आपके पास उस बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आपको पता है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका फार्मूला क्या होता है, v ओवर टी, वेलोसिटी ओवर टाइम। और अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर दें तो फिर आपके पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन आ जाता है। अब स्टेटमेंट में हमारे पास जो सिचुएशन गिवन है वो है ज़ीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो है मतलब उसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो फिर एक्सेलरेशन भी तो ज़ीरो ही होगा ना। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है इसका मतलब है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है कि अगर ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ए से डायरेक्ट आप बी पे जाते हैं, मतलब जो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप ए से इस तरह घूमते हुए, सैर करते हुए इधर बी पे जाएंगे तो फिर ये जो है डिस्टेंस होगा। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो क्या है, पहली है सर्कल। तो सर्कल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक पार्टिकल सर्कल बना रहा है तो फिर वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा ना। जबकि हमने ये देखा है क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है तो डिस्टेंस तो कोई कवर हुआ नहीं है, तो फिर सर्कल भी नहीं हो सकता। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो वो कवर करेगा, जबकि हमारे जो सिचुएशन गिवन है उसमें तो वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि डिस्टेंस भी ज़ीरो है। तो फिर हमारे पास फिर कौन सी ऑप्शन बनती है, पॉइंट। ये ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि ये वाहिद पाथ वो है, ये पॉइंट जिस पे आपकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है क्योंकि कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, और चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो तो फिर उसके बाद एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो फिर MCQ नंबर 37 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज़ पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 37 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एनी बॉडी ऑफ 4 kg falls freely from rest from the height of 4.9 मीटर, कि अगर एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है, वो फ्रीली फॉल करती है, ऊपर वो रेस्ट पे है, कितनी हाइट से नीचे गिरती है, 4.9 मीटर की हाइट से। द मोमेंटम ऑफ बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि जब वो बॉडी ज़मीन से टकराएगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं 39 kg मीटर पर सेकंड, 39.8 kg मीटर पर सेकंड, 39.2 kg मीटर पर सेकंड और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इसको हम डिनोट करते हैं P से, और ये इक्वल होता है M क्रॉस V। M है मास ऑफ बॉडी और V है आपकी वेलोसिटी, कि अगर आप किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। अब हमारे पास जो सिचुएशन गिवन है उसका डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मास कितना है, ये है जी 4 kg, और क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है हाइट से, तो फिर हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर बॉडी लीनियरली मूव करे तो फिर उसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और अगर बॉडी अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करे तो फिर उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसको G से डिनोट करते हैं, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद देखें हाइट कितनी है, 4.9 मीटर। तो हाइट एक्चुअली डिस्टेंस ही है ना यहाँ पे, तो उसको मैं S कह देता हूँ, वो है 4.9 मीटर्स। और क्योंकि वो एट रेस्ट था, रेस्ट से वो फ्रीली फॉल किया है ना नीचे, तो फिर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि जब कोई बॉडी एट रेस्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंटम, जिसको P से डिनोट करते हैं।
फार्मूला हमारे सामने है P = mv, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf², मतलब फाइनल वेलोसिटी, माइनस vi² इनिशियल वेलोसिटी। तो चूँकि बॉडी यहाँ पे हाइट से नीचे मूव कर रहा है, तो फिर इसमें जो एक्सेलरेशन होगा ये फिर g बन जाएगा, विच इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ये है 2 × g है 9.8 × s विच इज़ हाइट, वो है 4.9 = vf हमने फाइंड करना है, और vi इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 96.04 = vf²। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 9.8। अब ये वेलोसिटी आ चुकी है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। मोमेंटम = m क्रॉस v, m उसका मास है, वो कितना है 4 kg, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 9.8। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा 39.2 kg मीटर पर सेकंड। kg यूनिट है मास का और मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 39.2 kg मीटर पर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 38 जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है, ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ F इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, R इज़ नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू, ये सिंबल इसको म्यू प्रोनाउंस करते हैं, म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास स्टेटमेंट में तीन चीज़ें गिवन हैं, एक है F विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, एक है कैपिटल R विच इज़ नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरे नंबर पे है म्यू विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने इन तीनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है, और ऑप्शन हमारे पास है F R = म्यू, सेकेंड ऑप्शन है F = म्यू R, तीसरी ऑप्शन है F = μ/r, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है F विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ फोर्स which reduces the motion, मतलब ऐसी फोर्स जो मोशन को रिड्यूस करती है, उसको कम करती है। मिसाल के तौर पर जब एक गाड़ी सड़क के ऊपर मूव करती है तो उस गाड़ी के जो व्हील्स हैं, व्हील्स और रोड्स के दरमियान जो रगड़ पैदा होती है उसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और इसके बाद दूसरी जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है वो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस मार्कर को वाइट बोर्ड पे इस तरह से दबाता हूँ तो ये वाइट बोर्ड के अंदर तो नहीं जा रहा। उसकी रीज़न ये है कि इस वाइट बोर्ड का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस मार्कर के मास से ज़्यादा है। नॉर्मल रिएक्शन का एक्चुअली डायरेक्टली लिंक होता है पार्टिकल के मास से। यही प्रोसेस अगर आप सैंड के ऊपर रिपीट करें तो फिर ये मार्कर उस सैंड पे, उस रेत के अंदर चला जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे सैंड वाले केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके मास से कम है। ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद हम बात करते हैं अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, और इसके लिए यहाँ पे मैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन यूज़ करूँगा। वैसे तो फ्रिक्शन के 5-6 लॉज हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। F क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। और आप जानते हैं कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो हम एक इक्वालिटी लगाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या होगा? म्यू। तो यहाँ पे ये जो आपका F है, दिस इज़
मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, म्यू है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान कौन सा रिलेशन आया हमारे पास, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से जो MCQ नंबर 39 है उस पर हमने ये देखना था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके दरमियान कौन सा रिलेशन है, और रिलेशन हमने फाइंड किया है F इज इक्वल टू म्यू आर विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 39 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज की इस वीडियो का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं विच इज़ MCQ नंबर 40, और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द पावर सेट P of x of a non-empty set x is डैश। चार ऑप्शन हैं हमारे पास। पहली ऑप्शन है द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन x, दूसरी ऑप्शन है द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन x, और तीसरी ऑप्शन है नॉट अ टोपोलॉजी, और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है पावर सेट, ये हम देख लेते हैं ये क्या है। तो पावर सेट एक्चुअली a set of सेट्स होता है हमारे पास। पावर सेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो बजाते खुद सेट्स होते हैं। पावर सेट कलेक्शन ऑफ सेट्स ही होता है, उसको हम पावर सेट का नाम देते हैं। तो चूँकि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर बार बार जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है टोपोलॉजी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। टोपोलॉजी को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेट x बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड a collection टाओ। इस सिंबल को हम टाओ प्रोनाउंस करेंगे ऑफ सबसेट्स ऑफ, ये रहने दें, सबसेट्स ऑफ x इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब अगर आपके पास एक कैपिटल X एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमने एक कलेक्शन ले ली है किसकी, इसी कैपिटल X के सबसेट्स की, जिसको हमने टाउ का नाम दिया है, और उस कलेक्शन को हम टोपोलॉजी कहेंगे कब, जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी तीन कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि फाई एम्प्टी सेट और ये कैपिटल X सारा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, इस टाउ से जो हमने कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ली है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो है यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ members of tau is again in tau। कि अगर आप टाओ में से कुछ मेंबर्स उठाते हैं, उनकी तादाद कोई भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आप टाओ में से कुछ मेंबर्स उठाते हैं और उनका यूनियन लेते हैं, वो अगेन उनका यूनियन किससे बिलोंग करना चाहिए, टाओ से। और तीसरी कंडीशन है मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ any finite number of members of tau is also again in tau। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप टाउ में से फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स उठाते हैं। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे फाइनाइट की कंडीशन नहीं थी,
तादाद आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स अगर उठाते हैं और उसका आप लेते हैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन भी अगर टाउ से बिलोंग करता है तो फिर ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर इस कलेक्शन टाउ पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो फिर हम इस टाउ को टोपोलॉजी का नाम देंगे। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया था कि अगर एक पावर सेट है पी ऑफ एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, कि अगर एक कैपिटल एक्स है उसका आप पावर सेट बनाते हैं तो फिर वो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, चौथी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं इस पर्पज़ के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेता हूँ जिसके मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ ए बी सी। चलिए लेट्स सपोज अपनी आसानी के लिए मैं 2 एलिमेंट्स ही रहने देता हूँ ए बी सी। अब मैं इसकी टपोलॉजीज़ बनाऊँगा। सबसे पहले मैं टाउ 1 बनाता हूँ, वो है जी फाई और एक्स। देखें इस पे ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। किस तरह से कि फाई और एक्स टाउ से बिलोंग करना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज़ अगेन इन टाउ। तो आप इन दोनों का यूनियन ले लें, एक्स आएगा तो वो ऑलरेडी टाउ 1 में है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, कि इसमें से कितनी भी तादाद के आप मेंबर्स ले लें उनका इंटरसेक्शन भी इसी में से होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि 2 ही मेंबर्स हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, तो वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। तो ये एक टपोलॉजी है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे टपोलॉजी बनाने लगा हूँ टाउ 2 विच इज़ फाई एक्स और सिंगलेटन सेट ए। तो ये भी एक टपोलॉजी है। आप इस पे चेक कर सकते हैं तीनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं। उसके बाद टाउ 3 एक टपोलॉजी में बनाता हूँ फाई एक्स और सिंगलेटन सेट बी। और उसके बाद चौथी जो टपोलॉजी है वो है फाई एक्स सेट ए सेट बी, और ये इस तरह से टाउ 4। अगर आप इस पर गौर करें तो ये भी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। फाई और एक्स है इसमें पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें से कोई से आप एलिमेंट्स ले लें, उनकी तादाद कोई भी हो सकती है, तो आप उनका यूनियन लें तो वो अगेन इसी टाउ 4 से बिलोंग करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो एक्स आएगा, वो इसमें है। इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो वो क्या आएगा, ए कोमा बी, तो वो क्या है, वो एक्चुअली एक्स है, वो भी इसमें है। तो इस तरह से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें अगर कि ये जो टाउ 1 है ये कंटेन कर रहा है टाउ 4 में, ये है ना इसमें। उसके बाद जो टाउ 2 है ये भी कंटेन कर रहा है टाउ 4 में। टाउ 2 क्या है, फाई एक्स और सिंगलेटन सेट ए, वो इसमें कंटेन कर रहा है। और इसके बाद जो टाउ 3 है ये भी कंटेन कर रहा है टाउ 4 में। ये आप देख सकते हैं फाई एक्स और सिंगलेटन सेट बी, ये भी इसमें मौजूद है। तो इसमें ये हमें एक बात पता चल गई कि ये जो टाउ 4 है ये आपकी लार्जेस्ट टपोलॉजी है, क्योंकि इससे पिछली हमने जितनी भी टपोलॉजीज बनाई हैं वो सारी इसमें कंटेन कर रही हैं। और जो लार्जेस्ट टपोलॉजी होती है इसको हम एक खास नाम देते हैं डिस्क्रीट टपोलॉजी। और जो स्मॉलेस्ट टपोलॉजी है टाउ 1, इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब ये जो सेट एक्स है हमारे पास, अगर मैं इसके पावर सेट्स लिखूं तो वो किस तरह से होंगे ये आपने गौर करना है। एक तो आएगा एम्प्टी सेट, फिर सिंगलेटन सेट ए, सिंगलेटन सेट बी, और फिर ये सेट खुद, और फिर इस तरह हम इसको एक सेट में बंद कर देंगे। तो अगर आप गौर करें तो ये एक्चुअली टाउ 4 ही है, टाउ 4 ही है ना। ये जो ए कोमा बी है ये चूँकि एक्स खुद है तो उसकी जगह पे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर सेट है वो क्या बना रहा है, ये जो सेट एक्स है इसका जो पावर सेट है वो एक्चुअली क्या है, वो हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है विच इज़ लार्जेस्ट टोपोलॉजी। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, द लार्जेस्ट टोपोलॉजी, नॉट अ टोपोलॉजी और नन ऑफ दीज, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि हमने देखा कि जो हमने सेट एक्स लिया था उसका जो पावर सेट है और इस सेट से जनरेट होने वाली जो लार्जेस्ट टोपोलॉजी है जिसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी जनरेट करता है। बात क्लियर हो गई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यूज नंबर 40 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज नंबर 31 से लेके 40 तक जो पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का 2017 का पेपर है इसके सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।